हेलो बड़ियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं चैप्टर बैंक ऑडिट और लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था दिस इज एडवांसेस टू स्टाफ। इसको एक बार डिस्कशन में अगेन रखते हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑडिट ऑफ ड्राइंग पावर, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर एंड ऑडिट ऑफ एडवांस। ठीक है सर। तो ऑडिट ऑफ एडवांस स्टाफ जो था हमने लास्ट में पढ़ लिया था, लेकिन इस पर कुछ डिस्कशन बाकी रह गई। जरा ध्यान सुनिए। आपका बॉस कौन है? आपका बॉस है बैंक, और आप एम्प्लॉय किसके हैं? बैंक के। यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ वो लास्ट लेक्चर में रह गया, उसको अगेन मैं डिस्कशन में ले रहा हूँ। आपका बॉस कौन है? एम्प्लॉयर। आप कौन है? एम्प्लॉय। आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या कर रहा है? आपको एडवांस पोर्टफोलियो, आप एक नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि भैया हमने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया। अब देखो, आप एचडीएफसी के एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आप कैनरा बैंक से लोन लोगे। क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर। तो आपका बॉस आपको खुद कह रहा है कि भाई तेरे को लोन चाहिए, हम देंगे, चिंता क्यों कर रहा है? तो आपने क्या किया? आपने 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया। कहाँ से ले लिया सर? सर बैंक से, राइट। और आप कौन है? आप है बैंक एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एक बात ये कही गई कि भैया आपकी ईएमआई लेट सपोज बनी 20,000 रुपीज, और आपकी जो सैलरी है वो है 50,000। सैलरी कितनी है? 50,000, और आपकी ईएमआई कितनी है? लेट सपोज 20,000। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई तुमको लोन चाहिए था, लोन बैंक ने दे दिया, जो कि तुम्हारा एम्प्लॉयर है, और तुम एम्प्लॉय कौन है? बैंक एम्प्लॉय। ओके, तुम्हारी सैलरी थी 50,000। यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन्हें 90 डेज नहीं दिए जाते। यहाँ पे 90 डेज नहीं दिए जाते। यहाँ पे लॉ ये कहता है, मतलब कि ऑडिट का ये चैप्टर आपको ये सिखाना चाहता है कि भैया तुम बैंक के ही एम्प्लॉय हो। अगर तुम बैंक के एम्प्लॉय होके डिफॉल्ट करोगे तो बाकी लोगों पे क्या इंप्रेशन जाएगा? तो अगर तुम बैंक एम्प्लॉय हो और अगर ड्यू डेट पे, जो ड्यू डेट है लेट्स सपोज 7th ऑफ एवरी मंथ, ड्यू डेट पे तुम्हारी सैलरी कब मिल गई थी? 1st ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट को सैलरी मिल रही है, 7th को ईएमआई है। तो एक तरीका ये है कि भाई मैं तुम्हारी पहले ईएमआई लेस कर दूं, 50,000 माइनस 20,000, 30,000 पे करूं। चलो मैंने नहीं किया, मतलब एज अ बैंक नहीं किया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी ईएमआई टाइम से पे करो। लेकिन अगर आपने अगर एक दिन भी अगर नहीं पे किया, मान लो 1 डे का भी डिले हुआ इंटरेस्ट में या इंस्टॉलमेंट में, तो उस दिन आपको एनपीए ट्रीट किया जाएगा। यानी आपको 90 डेज का पीरियड अलाउ नहीं होता है। दिस इज कंक्लूजन फॉर एडवांसेस टू स्टाफ। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मेरा समझाना अच्छे से रह गया था, इसलिए मैंने अगेन सबसे पहले इसी को लिया। इंटरेस्ट बीइंग स्टाफ एडवांसेस शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द एडवांस पोर्टफोलियो इन केस ऑफ हाउसिंग लोन और सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर वेयर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरेस्ट नीड टू बी कंसिडर्ड एज द ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। Such loan advances should be classified and only NPA only when there is a default in the repayment of installment of principal or payment of interest on respective due dates। मतलब उस ड्यू डेट से ही, यानी आपको 90 डेज का जो टाइम हम सबको दे रहे हैं आपको नहीं देंगे अगर आप कौन हो? अगर आप बैंक एम्प्लॉय हो तो। ठीक है सर, क्योंकि अगर आप ही एनपीए हो गए तो बाहर जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब विभीषण ही अगर गद्दारी करेगा तो बाकियों से हम क्या कहेंगे, राइट। ये वाली बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एंड थैंक यू। ये टॉपिक आपने कर लिया। ओके, अब मुझे ड्राइंग पावर के बारे में डिस्कशन करनी है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है ड्राइंग पावर, और मे बी विद इन 2 to 3 लेक्चर, आज का लेक्चर काउंट करते हुए 2 to 3 लेक्चर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास है टॉपिक बैंक ऑडिट, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। सर इस पे 5 स्टार लगा लेना। इसको पार्ट तो ये एडवांसेस का ही है, ठीक है, लेकिन इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूजन वाला पोर्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं लेकिन उन्हें क्लियर नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीरियस होकर सुनना। एक पर्टिकुलर लेक्चर में इसको अलग से डील करने का मतलब यही है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो लेक्चर देख रहे हो बैंक ऑडिट, तुमने चैप्टर 1 किया, 11 किया, अभी हम 10 कर रहे हैं। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंटिटी का ऑडिट करेंगे, फिर चैप्टर 2 करेंगे, 3 4 और कर लोगे भाई। 60 70 मार्क्स ऐसे आ जा रहे हैं तुम्हारे, सच बता रहा हूँ। थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ पढ़ो, मजा आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल, एक वी लिमिटेड है, ठीक है, वी लिमिटेड, और यहाँ पे हमारा एचडीएफसी बैंक, राइट। हम कह रहे हैं सर हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो।
हमें चाहिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी या फिर कैश क्रेडिट की फैसिलिटी। तो बैंक ने चेक किया कि हाँ यार तुम अच्छे बंदे हो, काम तुम्हारा अच्छा है, पैसे अच्छे खासे आते जाते हैं, सेल्स अच्छी है तुम्हारी, तो उन्होंने आपको एक लिमिट सैंक्शन कर दी, लिमिट सैंक्शन। या फिर आप ही उनसे कह रहे हो सर हमें लिमिट दे दो, कितने की दे दो सर, 50 लाख की। सर क्या 50 लाख तक की लिमिट होती है? अगर 500 करोड़ का टर्नओवर है तो 50 लाख की लिमिट क्यों नहीं हो सकती? एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपसे। यानी आपके कितने अच्छे रिलेशन है, कितना अच्छा टर्नओवर है, सारी चीज़ों पर डिसाइड करता है कि आपको कितनी लिमिट बैंक से मिलने वाली है। ठीक है सर, कुछ कंडीशंस हैं सर। हाँ सर, आपको हमने 50 लाख की लिमिट दे दी, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशन नंबर 1, हम सिक्योरिटी रखेंगे सर, रख लो सर। एक है सर प्राइमरी सिक्योरिटी रखेंगे, प्राइमरी सिक्योरिटी। सर गिरवी क्या होगा? गिरवी इन द सेंस इसके अगेंस्ट में हम क्या रखें? तो सर हम आपको हाइपोथिकेशन दे रहे हैं ऑफ इन्वेंट्री। मतलब अगर हम आपके पैसे नहीं दे पाए तो आप हमारी इन्वेंट्री का राइट रखते हो, आप हमारी इन्वेंट्री होल्ड में रख सकते हो और इन्वेंट्री बेच सकते हो। वैसे वो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट फॉर अ फॉर्मल पेपर की इन्वेंट्री आप ही के पास रहेगी, लेकिन फोटो क्लिक करके ले जाएंगे हाँ इतनी इन्वेंट्री है इनके पास। ठीक है सर, आपसे कोलेट्रल भी चाहिए सर। एक तो प्राइमरी हो गया सर, हाँ सर प्राइमरी हो गया, एक कोलेट्रल भी चाहिए। कोलेट्रल लीजिए, कोलेट्रल भी ले लो। तो मोर्टगेज दे रहे हैं आपको सर, मोर्टगेज। सर अमाउंट ज़्यादा है 50 लाख, हाँ तो मोर्टगेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हम आपको लैंड एंड बिल्डिंग का मोर्टगेज भी दे रहे हैं कि अगर हम आपकी पेमेंट नहीं कर पाए तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल आउट करके आप वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। वैसे ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस जस्ट फॉर्मेलिटी की भाई चांस ऐसी दिक्कत आई तो क्या होगा। ठीक है सर, हाँ कंडीशन है सर, आपने सिक्योरिटी दे दी, हाँ सर। सर कंडीशन नंबर 2, आप हमें मंथली स्टॉक स्टेटमेंट देंगे। आप क्या हमें देने वाले हैं? मंथली स्टॉक स्टेटमेंट। आप हमें मंथली स्टॉक का स्टेटमेंट देने वाले हैं, ओके। सर ड्राइंग पावर क्या रहेगी? ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर क्या रहेगी? तो ड्राइंग पावर के लिए कहा गया लेट्स सपोज 80% ऑफ नेट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट सर 20% क्या है? 20% मार्जिन है। मतलब कि देखो भैया, अगर तुम्हारा असेट 20 लाख का है तो ऐसा नहीं कि 20 लाख का पूरा तुम्हारा ड्राइंग पावर हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम आपको पूरा अमाउंट तो दे नहीं सकते, सैंक्शन कर सकते। तो ड्राइंग पावर क्या है? जितना हम आपको अलाउ कर रहे हैं, और जो नहीं अलाउ कर रहे हैं दिस मार्जिन फॉर द बैंक फॉर द फ्लक्चुएशन, ओके। 80% ऑन नेट करेंट एसेट्स, ठीक है। यानी पेड स्टॉक जो भी है हमारे पास, प्लस डेप्टर्स भी मान लीजिए ले लेते हैं हम, डेप्टर्स मल्टीप्लाई में 80%। तो ड्राइंग पावर हमने कितनी दे दी? डेप्टर्स के साथ प्लस स्टॉक के साथ 80%, ओके। सर हमने आपसे बोला था कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, हाँ तो स्टॉक हम कौन सा कंसिडर करेंगे? हमें चाहिए सर 3 मंथ्स ओल्ड, नॉट कंसिडर। मतलब आप हमें जो स्टेटमेंट दे रहे हो अगर वो 3 मंथ से पुरानी है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। सर मंथली ले लो, डेली ले लो, क्या इतना टाइम है क्या? नहीं। तो 3 मंथ का टाइम दिया गया कि इतने तक तुम हमें स्टेटमेंट जो है दे सकते हो। अगर 3 मंथ को ज़्यादा तुम्हारी स्टेटमेंट क्रॉस कर रही है, 6 मंथ पुरानी है, 2 ईयर पुरानी है, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर हम डेप्टर की बात करें, डेप्टर मोर देन अगर 6 मंथ है, आप डेप्टर्स की स्टेटमेंट दे रहे हो, सर ये देखो मैंने इस पार्टी को सेल किया था, यहाँ से 2 करोड़ आने, यहाँ से इसको सेल किया था 50 करोड़ आने। तो डेप्टर की स्टेटमेंट मोर देन 6 मंथ है, ओल्ड है, तो भी आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर, हम इसे कंसिडर नहीं करने वाले हैं, ओके। सर अब एक छोटी सी कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, ड्राइंग पावर तुम्हें समझ में आ जाएगी। अभी मैंने एक छोटा सा एक थीम क्रिएट किया है तुम्हारे माइंड में। अभी मैंने लिख पाया कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ भी नहीं है, एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, एग्जांपल लिखवा के एक बार दोबारा समझाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इन्वेंट्री हमने ली आपसे, इन्वेंट्री लेस देन 3 मंथ्स, ओके। क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, और ये है आपकी ड्राइंग पावर, ठीक है। ये है आपका
जैन 25, ये आपका फेब 25, ये आपका मार्च 25। ठीक है, ओके। यहाँ पे लेट सपोज वैल्यू जो है वो है 40 लाख, यहाँ पे 50 लाख, यहाँ पे है 30 लाख। सर क्रेडिटर्स कितने पे कर रहे हैं? लेट सपोज क्रेडिटर की पेमेंट आपको करनी है 10 लाख, 12 लाख और 5 लाख। और सर डेब्टर्स कितने हैं आपके? दिस वन इज 20 लाख, दिस वन इज 32 लाख, दिस इज 15 लाख। तो सर ये नेट कितना आ गया आपका? 40 माइनस 10 इज 30, 30 प्लस 20 50 लाख। तो 50 लाख का 80% आपकी ड्राइंग पावर है। हमने कहा था 80% ऑफ व्हाट? इन्वेंट्री और डेप्टर। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर तो उसको हम लेस कर ले रहे हैं हाथों हाथ। ठीक है, क्योंकि वर्ड क्या था सर यहाँ पे? नेट करंट एसेट। वर्ड क्या था सर? एक बार दोबारा दोहराइए मेरे साथ। नेट करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, ठीक है। तो 50 लाख इंटू 80%। सर 50 लाख में से 32 लाख हमने ऐड कर दिया, दिस इज 82 लाख। 82 लाख में से हमने 12 लाख लेस कर दिया, तो 70 लाख का 80%, ये हो गई ड्राइंग पावर। 30 लाख में से 15 लाख चला गया, ऐड कर दिया 45, 45 में से 5 गया तो 40, तो ये आपका हो गया 40 लाख का 80%। तो व्हाट इज योर ड्राइंग हियर? ड्राइंग पावर इज 40 लाख, here is 50 lakh and here we get 32 lakh। क्या ये समझ में आ गया आपको? एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ हमने किया क्या है, इसके बाद मैं थ्योरी लिखूंगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन है वीएम लिमिटेड को क्या चाहिए थी? लिमिट चाहिए थी 50 लाख की। तो एचडीएफसी ने बोला कि हम आपको ओवरड्राफ्ट और कैश की जो क्रेडिट लिमिट है दे देंगे। अब कंडीशन क्या है कि सर सिक्योरिटी रखवाइए। ठीक है, तो मैंने आपको इन्वेंट्री एज सिक्योरिटी दे दिया, कोलेटरल में मोर्टगेज दे दिया सर, लैंड एंड बिल्डिंग का। ओके सर, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट में चाहिए। ठीक है सर, ड्राइंग पावर कितनी होगी सर? 80% ऑफ नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके सर, स्टॉक की स्टेटमेंट जो आप मुझे देने वाले हो वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डेप्टर की स्टेटमेंट 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ओके सर, इन्वेंट्री, तो ये हमने क्या किया? इन्वेंट्री में से डेप्टर ऐड कर दिया और क्रेडिटर को लेस कर दिया, जो आया 80% ड्राइंग पावर हो गया। ठीक है सर, और मज़ेदार बात, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका मई 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाद में मत बोलना मुझे आया नहीं। अब आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, मैं अभी आपको होमवर्क देने वाला हूँ आज। ठीक है, और जितने बच्चे होमवर्क कर रहे हो गॉड ब्लेस यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं, सर हमने क्वेश्चन किया, ये देखिए सर रिटर्न पे, सर आपकी बुक से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सर, ये देखिए। तो मैं बुक से उनको मैच कराता हूँ, उनकी कमियाँ बताता हूँ। टाइम है, कर लो, बाद में करने का मूड होगा लेकिन टाइम नहीं होगा। ठीक है, ओके चलिए सर, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर। सर ड्राइंग पावर का मतलब क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर, देखिए ये क्या कह रहे हैं? लिमिट अप टू अ फर्म और कंपनी कैन विड्रॉ from the sanctioned working capital limit। सर क्या कह रही है? लिमिट अप टू अ फर्म और कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट। सर वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या है? तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का 80%। तो लिमिट अप टू अ फर्म, तो लिमिट सर हमें कितनी मिली? सर जैन में मिली 40 लाख की, और फेब में मिली 50 लाख, एंड मार्च में मिली हमें 32 लाख की लिमिट। ओके फिर लिखेंगे इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन
प्राइमरी सिक्योरिटी लेस margin as on a particular date. तो सर 80% ड्राइंग पावर है, यानी 20% क्या है, मार्जिन है, ठीक है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी लेट सपोज 100 लाख, तो 100 लाख में से हमने 20 लाख का क्या कर दिया, मार्जिन रख लिया, जो कि 20% है। तो कितना हो गया, 80 लाख आ गया। दिस इज 80% क्या हो गया हमारा, ड्राइंग पावर, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया पहला पॉइंट। नाउ वी हैव अ सेकंड पॉइंट, बैंक्स ड्यूटीज विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइंग पावर। मतलब अगर कोई डीपी मांग रहा है आपसे, तो बैंक की क्या ड्यूटी बनती है, एक ऑडिटर का क्या काम होगा, वो बैंक की ड्यूटी को चेक करेगी, बैंक ने अपनी ड्यूटी पूरी की कि नहीं की, ठीक है। तो पहली ड्यूटी है, इंश्योर करो, इंश्योर दैट ड्राइंग्स in working capital, drawing in working capital limits all covered by adequacy of the current asset। देखो, कह रहे इंश्योर दैट द ड्राइंग इन अ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑल कवर्ड बाय द एडिक्वेट ऑफ द करंट एसेट्स। यानी एक सिंपल अगर एग्जांपल दूं कि किसी की एसेट लेट सपोज अगर 10 लाख की है, तो उसकी ड्राइंग पावर कभी भी 15 लाख की नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्जिन लेट सपोज 10% 20% लेस करके ही उसको डीपी दी जाएगी। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि जो डीपी दी गई है उतने की सिक्योरिटी आपने इंश्योर की है कि नहीं की है, ओके। सेकंड लिखिए, DP is to be calculated on basis of current stock statement। However, in of case of some borrowers, bank may relied on older stock statement, older stock statements which should be which should be which should not be होना चाहिए, which should not be older than 3 months। यानी वो क्या कह रहा है, डीपी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट स्टॉक स्टेटमेंट। आप करंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे करोगे, लेकिन कई बार कंपनियां बहुत बड़ी हो सकती हैं जिनका रेगुलर स्टॉक ऑडिट पॉसिबल नहीं है, तो वो मंथली मंथली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 3 मंथ का टाइम देते हैं, लेटेस्ट 3 मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट दे दो आप मुझे, लेकिन 3 मंथ को क्रॉस करो तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगी। एक पॉइंट 3 है यहाँ पे, सर मान लीजिए बैंक ने क्या किया, 3 मंथ से पुराना स्टॉक ऑडिट हुआ था और स्टॉक की स्टेटमेंट थी वो एक्सेप्ट कर ली, तो इससे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग in the account based on DP drawing power calculated from
stock statements older than 3 months, older than 3 months is deemed irregular. क्या बोलेंगे आप? आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट बेस्ड ऑन डीपी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट ऑल्डर देन 3 मंथ्स इज डीम्ड इरेगुलर, कि 3 महीने से पुरानी की अगर स्टेटमेंट एक्सेप्ट बैंक करता है तो इसको इरेगुलर माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हेडिंग हम डालेंगे, पॉइंट नंबर 3, ऑडिटर्स कंसर्न, मतलब ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आप बैंक ऑडिट करने गए हो तो डीपी के समय में आप क्या ध्यान रखोगे सर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप कहोगे ऑडिटर शुड प्रॉपरली एग्जामिन द फॉलोइंग्स इन डिटेल, कि भैया ऑडिटर भैया ये कुछ चीज़ें ना डिटेल में चेक कर लेना। जैसे हमें डिटेल में चेक करनी है सर स्टॉक स्टेटमेंट, आप सबसे पहले उस पर डेट चेक करोगे कि वो 3 मंथ से ओल्डर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक स्टेटमेंट्स। बी, क्वार्टरली रिटर्न्स। सी, अदर स्टेटमेंट्स। डी, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट। एंड एनुअल रिपोर्ट। ये जाके आप वहां पे चेक करने वाले हो। ओके सर, ये तो इतना अच्छा आपने अब तक पढ़ा दिया कि सब इजी इजी लग रहा है, वेरी गुड। यही एक टीचर का काम होता है कि आपको हर एक चीज़ इजी लगे। और हाँ, अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो एक टीचर को गुरु दक्षिणा के तौर पे इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट में जाके दिल से थैंक यू लिख देना। सावन के महीने में महादेव से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पास हो जाए। आप सबको दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूंगा कि जाइए और सीए फाइनलिस्ट बन के आइए। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखना है, लिखेगा मेरे साथ। मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स from which the audited accounts are prepared and submitted should be compared and reasons for deviation, if any, should be inquired। सर क्या कह रहा है ये वाली लाइन नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मंथली स्टॉक स्टेटमेंट फ्रॉम विच द ऑडिटेड अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, एंड सबमिटेड शुड बी कंपेयर्ड, कि भैया जो अकाउंट प्रिपेयर हुआ है और जो अकाउंट सबमिटेड हुआ है, ध्यान सुनेगा, स्टॉक स्टेटमेंट में जो अकाउंट प्रिपेयर हुआ है और जो अकाउंट सबमिट हुआ है हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, और अगर उसमें कोई भी डेविएशन आती है तो हम उसके लिए इंक्वायरी करेंगे कि उसमें डेविएशन क्यों आई। ये क्या है, ये ऑडिटर भैया का काम है, ऑडिटर का कंसर्न है। ठीक है सर, सर आपने सब कुछ बता दिया, कंप्यूटेशन ऑफ डीपी नहीं बताया सर। सर बताया था, अब ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था सर, ये तो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ओके लिखना भी है, ठीक है आ जाओ। देखो 4th पॉइंट लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ डीपी, कंप्यूटेशन ऑफ डीपी
डीपी को कंप्यूट कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डीपी। डीपी इज calculated as per guidelines framed by the board of director of the bank and agreed upon by the auditors। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा 80%, क्या 80% कंपलसरी है हर एग्जाम में वही होगा? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे बैठे हुए और ऑडिटर भैया भी बैठे हुए आपस में बात करें, क्या सर हम इतना हम कर सकते हैं, 10% 20% कितना हम मार्जिन रखें, कितना डीपी रखें, तो वो मीटिंग में डिसाइड होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर भैया सब आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ इतना हमारा डीपी होना चाहिए, 70% 80% इतना ही होता है, 60 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं होता है। 30 to 40% का मार्जिन रख के बैंक आपको अमाउंट दे देती है। ठीक है, आगे लिखिए। वाइल calculating DP, while calculating DP, DP बोले तो ड्राइंग पावर, पॉइंट्स टू बी कंसीडर। कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे? इन्वेंट्री, ठीक है, डेप्टर, मार्जिन्स एंड क्रेडिटर्स। आप ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो क्या इस पे क्वेश्चन आएगा ये वाला? नहीं सर, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। बाकी बन गया तो आप लिख सकते हो खुद से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर मिलकर डिसाइड करते हैं डीपी कितना होगा। स्टॉक्स, क्रेडिटर्स, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को हम चेक करते हैं, जो कि नेट करंट असेट्स यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। जो भी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के नाम लिख सकते हो, मार्जिन लिख सकते हो, इट्स ओके, फिनिश। एंड द लास्ट इसमें जो हमें पढ़ना है, पॉइंट नंबर 5, दिस इज स्टॉक ऑडिट। अभी आपने स्टॉक स्टेटमेंट पढ़ा ना, वो स्टॉक स्टेटमेंट कुछ कंपनियों में करवाना कंपलसरी होता है, जिसमें अकाउंट हैविंग फंडेड एक्सपोजर मोर देन 5 करोड़ होता है। मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये स्टॉक ऑडिट करवाना कुछ जगह कंपलसरी होता है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरी नोट्स में आपसे 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो आप लिखेंगे स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड out by the banks for all accounts having funded exposures of more than 5 करोड़। तो इसमें आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि स्टॉक ऑडिट कैरिड आउट बाय द बैंक्स फॉर ऑल अकाउंट्स हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़, यानी जिसका भी एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ का स्टॉक ऑडिट होना क्या है? कंपलसरी। एमसीक्यू में आ सकता है अमाउंट 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो राइट आंसर है 5 करोड़। ठीक है, लिखिए। ऑडिटर्स कैन ऑल्सो एडवाइज फॉर स्टॉक ऑडिट। ऑडिटर भी बोल सकता है कि भैया इस चीज का स्टॉक ऑडिट करवा लीजिए। इन अदर केसेस इफ सर्कमस्टांसेस सो रिक्वायर। अगर ऑडिटर को जरूरत लगती है तो ऑडिटर भी कह सकता है कि स्टॉक ऑडिट करवा लीजिए। ठीक है, ओके, आगे लिखिए। 2 पॉइंट और लिखने हैं।
बैंक branches should obtain stock audit reports from the lead bank in case of consortium finance arrangements for working capital। देखो कंसोलिडेशन के केस में क्या था, रतन टाटा सर का केस पढ़ा था हमने, उनको पैसे की जरूरत है 500 करोड़, तो मान लीजिए उन्हें 50 करोड़ की जरूरत है। अब एसबीआई जो है 30 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ वो किससे मांग रहा है, एसडीआई, हमने किसका नाम कहा था, एसबीआई दे रहा है, एचडीएफसी और कैनरा बैंक से एसबीआई रिक्वेस्ट कर रहा है भाई 10-10 दे दो, रतन टाटा सर का सवाल है। वो देने के लिए तो रेडी है, लेकिन वो कहेंगे भैया किस बेसिस पे दे, स्टॉक के बेसिस पे, चलो ठीक है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ला के दो हमें, हम तुम्हें 10 करोड़ अपनी साइड से भी अलॉट कर देते हैं। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 4, रिपोर्ट submitted by stock auditors should be reviewed, REVIEWED, ठीक है, and special focus should be given to the comments made by the stock auditors on valuation of security and calculation of DP। आगे तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टॉक ऑडिटर। स्टॉक ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो स्टॉक ऑडिटर क्या करेगा सर, रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। should be reviewed and special focus should be given to the comment made by the stock auditor on the valuation of the security and calculation of DP। आपको समझ में नहीं आया, मैं सिंपल समझाता हूँ। आपका एक क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है, लेट सपोज मुकेश अंबानी सर आपके क्लाइंट है, उनको अभी 50 करोड़ चाहिए रिजेंटली में। उसने बोला यार मैं मोटा लोन लेना नहीं चाहता, एक छोटा सा 6 मंथ का लोन अरेंज करा दो। अब उसने मुकेश अंबानी जी ने बैंक मैनेजर से कहा, एचडीएफ से कहा, उसने बोला सर मैं करवा देता हूँ, मेरे एक दोस्त है सी है, आपने उससे स्टॉक ऑडिट का वो करवा लो, रिपोर्ट बनवा लो। उससे क्या होगा, स्टॉक ऑडिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक ऑडिट आपके पास कितना है, 100 करोड़ का तो स्टॉक होगा ही, ठीक है। तो 100 करोड़ के बेसिस पे अगर हम 20-30% मार्जिन भी रख लेते हैं तो भी आपको 70% अगर डीपी भी मिलता है तो भी आपका 50-60 करोड़ का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि देखो यार तुम रिपोर्ट तो सबमिट करोगे स्टॉक ऑडिट की, यहाँ पे तुम बताओगे कैलकुलेशन ऑफ डीपी और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कितनी, हमें सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है और कैलकुलेशन ऑफ डीपी कितनी है, ये सब स्टॉक ऑडिटर जो है वो बताएगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। ओके, अब इसमें एक छोटा सा काम और ऐड कर लेते हैं, नहीं करते हैं पहले, अब जितना हमने लिखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा खासा लिख लिया वैसे भी हमने। देखो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग दिया गया है सर, ड्राइंग पावर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसके लिए जरूरी सर, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। और इट मे बी डिफाइंड द लिमिट up to which a firm or company can withdraw from working capital sanction, different from sanction limit. Sanction limit is the total exposure that a bank can take a particular client, that a bank can take for a particular clients like cash, credit or overdraft. Consideration: all accounts should be kept within both drawing and sanction limit at all times.
बैंक की ड्यूटी क्या है? बैंक शुड इंश्योर दैट ड्राइंग इन द वर्किंग कैपिटल कवर्ड बाय द एडुकेसी ऑफ द करेंट असेट। मतलब अगर 10 करोड़ की असेट है, 20% मार्जिन है, तो तुम 8 करोड़ तक ड्राइंग पावर दे सकते हो, वो ये कह रहे हैं। नाउ ऑडिटर का कंसर्न क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न एंड अदर स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर टू द बैंक एंड शुड बी स्क्रूटनाइज्ड इन डिटेल। मंथली स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द मंथ ऑफ विच द ऑडिटेड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड शुड बी कंपेयर्ड, और जो भी डेविएशन है वो हम चेक करेंगे। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ डीपी, इंश्योर दैट ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस फॉर्मेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पेक्टिव बैंक एंड एग्रीड अपॉन कंसल्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द प्रॉपर रिपोर्टिंग of sundry creditors for the purposes of the calculating drawings. Stock audit, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना। Stock audit should be carried out by the bank for all account having funded exposure more than 5 crore. ठीक है। Auditor can also advise for stock audit in the other cases if the situation warrants the same. Branches should obtain the stock audit report from lead bank in case of the consortium. Report submitted by the stock auditor should be reviewed during the course of audit and special focus should be given to the comment made by the stock auditor on valuation of security, calculation of drawing power. ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने क्लास वर्क में डाला था, शायद मैंने कहा था बाद में कराऊंगा। अच्छा, स्टार्टिंग में ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। डीपी के ऊपर क्वेश्चंस थे मेरे पास, एक सेकेंड रुकिए। हाँ सर, आ जाइए सर, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा मेरे साथ अभी के अभी। CAP मतलब P जो है वो CA है, ठीक है। इज कंडक्टिंग स्टॉक ऑडिट ऑफ अ बोरोवर अवेलिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 100 lakhs from branch of a bank. The cash credit facilities against security of paid stock and debtor up to 90 days. Margin stipulated 25% for stocks and 40% of debtors. यानी DP कितना हो गया? 75% and 60%. Following further information available on 31st March 23. तो कह रहे सर वैल्यू ऑफ स्टॉक है 125 lakhs. स्टॉक फुली डैमेज इंक्लूडिंग इन अबव इज 5 लाख, तो भैया डैमेज को तो हम लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ डेप्टर इज 50 lakhs, तो यहाँ से हमें 120 मिल गया और यहाँ से मिल गया 50, टोटल कितना हो गया सर 170। वैल्यू ऑफ डेप्टर एक्सीडिंग 90 डेज इंक्लूडिंग इन द अबव, तो सर इस डेप्टर में ना 90 डेज से ऊपर है, तो हम डेप्टर्स कितने लेते हैं सर? 6 मंथ तक डेप्टर हम काउंट करते हैं और 3 मंथ तक स्टॉक काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात इसने हमें बस कंफ्यूज करने के लिए दी है यहाँ पे। ये रूल 90 डेज वाला जो है वो स्टॉक पे लगेगा 3 मंथ का, ना कि डेप्टर पे, ओके। वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, तो क्रेडिटर्स जो है 50 लाख के उसमें से लेस हो जाएंगे, तो ये हमें कितना हो गया सर 170 में से 50 लाख हम लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120 लाख, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर फॉर गुड्स, तो यहाँ पे देखो इन्होंने स्टॉक की वैल्यूएशन निकाली, 125 में से 5 जो डैमेज था वो लेस कर दिया, और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 50 लाख लेस कर दिया इन्होंने, ये आ गया वैल्यू फॉर पेड स्टॉक्स, निकाल लिया आपने। और इसमें से हम मार्जिन लेस करेंगे सर, मार्जिन 25% लेस कर दिया, तो हमारे पास ड्राइंग पावर एक कितनी आ गई 52.50। डेप्टर्स जो है 50 लाख है, डेप्टर एक्सीडिंग 90 डेज। सर यहाँ का मतलब क्या है? आपने तो बोला था 6 मंथ और 3 मंथ, हाँ वो था स्टॉक की स्टेटमेंट। तो यहां पे वो कह रहा है कि भैया यहां पे मार्क करो, यहां पे आपको क्या मार्क करना है? वैल्यू ऑफ डेप्टर एक्सीडिंग 90 डेज इंक्लूडिंग एट द अबव। तो जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, ध्यान सुनो, स्टेटमेंट आएगी तो हमें क्या करना है? ध्यान सुनो, जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी तो हम ध्यान देंगे कि इसको कंसीडर करें कि ना करें। अगर मैंने इस 10 लाख को यहाँ पे कंसीडर किया डेप्टर में, तो मुझे ज़्यादा डीपी देना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो डीपी कम देना पड़ेगा। तो जितना मैं कम डीपी दूंगा उतना कम रिस्क होगा, जितना ज़्यादा डीपी दूंगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। पहला लॉजिक। और दूसरा, 90 डेज अगर क्रॉस कर जाता है तो हम उसको एनपीए मानते हैं, आपको पता है ना।
तो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, इसे अच्छी एसेट नहीं मान रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लेस कर दे रहा हूँ। तो वो जो 3 मंथ और 6 मंथ वाला मांगा था, वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि सर कितने मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट तो कंसीडर किया जाता है। सर 3 मंथ किया था, उसके ऊपर हम उसे कहते हैं कि भाई आपने सही से काम नहीं किया, ठीक है। और डेब्टर केस में 6 मंथ की स्टेटमेंट चेक की जाती है, लेकिन डी पे कैलकुलेट करते समय आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेस कर दीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डेब्टर में से 10 लाख को लेस कर दिया, 40 लाख आ गया। मार्जिन कितना है सर, 60%, तो ये आ गया सर हमारे पास 25 लाख। तो ड्राइंग पावर इज 76.50। तो ड्राइंग पावर कैलकुलेटेड बाय सीएपी इज नॉट प्रॉपर, ड्राइंग पावर कम्स टू 76.50। और उसने कितना बताया था सर, 80, ड्राइंग पावर कंप्यूटेड बाय सीएपी इज 82.1 लाख प्रॉपर, कह रहे थे 82.50 इज प्रॉपर, तो नहीं सर, इनका जो है 76.50 आएगा। ओके, बाकी दिसंबर 21 में 4 मार्क्स एमटीपी 23 का क्वेश्चन है, बैंक की ड्यूटीज बताओ, ऑडिट कंसर्न बताओ, कंपटीशन डीपी बताओ, स्टॉक ऑडिट बताओ। तो ये आपका होमवर्क है, अभी अभी क्लास में हमने डिस्कस किया है और लिखा है, तो आप कर सकते हैं। अब सर एक क्वेश्चन है हमारे पास मई 23 में 3 मार्क्स का, स्टॉक है सर 50,000, डेप्टर है 45, इंक्लूडिंग 5,000 ऑन इनवॉइस डेट 17/11/22। तो सर मंथ ऑफ मार्च, तो 31 मार्च। अब जरा काउंट कीजिए नवंबर से पेमेंट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या ये 90 डेज को क्रॉस कर रहे हैं? हाँ, तो क्या ये 45,000 आएगा? नहीं, 45,000 में से 5,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000। सैलरी क्रेडिटर्स इज 15,000, सैंक्शन लिमिट इज 45। तो 50 और 40 कितना हो गया सर? 90,000। 90,000 में से आप 15,000 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? 75,000 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं सर मार्जिन ऑन स्टॉक 20% रखना है और डेप्टर पे 50% रखना है। तो सर स्टॉक पे अगर 20% मार्जिन रखना है, यानी 80% की ड्राइंग पावर आप दोगे, दिस इज 40,000। और यहाँ पे डेप्टर के केस में 50% रखना है, यानी 40,000 का 20% इज 20,000, ठीक है। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। स्टॉक रिलाइजेबल वैल्यू 50,000, अनपेड स्टॉक्स क्रिएटर के लिए 15,000 लेस कर दिए इन्होंने स्टॉक में से। अरे सर संडे क्रेडिट तो लेस करना ही भूल गए आप, और शिट यार फिर से गलती हो गई, सॉरी सॉरी शक्तिमान। सर आप ऐसा क्यों करते हो? देखो जब मैं एफएम कराता हूँ ना, कोई भी सब्जेक्ट कराता हूँ, मैं 2-3 गलतियाँ ऐसे ही करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। अब देखो मैं आपको गलतियाँ याद दिलाता हूँ, आपको याद आएगा। सर पहली गलती, कल मैंने कौन सी गलती की थी सर? आपने नेचुरल कैलेमिटीज़ वाले केस में गलती की थी, वहाँ पे एनपीए ट्रीट नहीं करना था। गलती याद आ गई? ओके चलो। अच्छा ये बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती की थी सर? 90 डेज वाली गलती की थी, 10 लाख को लेस करना था, आपने नहीं किया। अरे वाह, तुम्हें मेरी 2 गलतियाँ याद है। हाँ चलो, अब यहाँ पे कौन सी गलती की सर? यहाँ पे आपने क्रिएटर के अमाउंट को लेस नहीं किया। ओ, 3 गलती याद हो गई। ओके, अब ये तुम तो नहीं भूलोगे ना? नहीं। अब जब मैं लास्ट पार्ट में तुम्हें 3 ही गलती याद दिलाऊंगा ना, तुम्हें याद आ जाएगी। तो कई बार हमें अपनी गलती याद नहीं रहती, लेकिन सामने वाले की गलती रहती है। कोई सामने वाला अगर केले पे चलते हुए फिसल गया ना, तुम्हें याद रहेगा, लेकिन तुम कभी गिरे हो ये तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा, तुम कभी बताओगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक को लेस करना रह गया था, तो 50,000 में से 50,000 में से 15,000 लेस किया स्टॉक के लिए, 35,000 आ गया। और मार्जिन है सर 20%, 7,000 हमने लेस कर दिया, दिस इज 28,000। टोटल डेप्टर्स 50, इंटेंजिबल डेप्टर्स सॉरी इनएलिजिबल डेप्टर्स 5,000 लेस कर दिया, 40,000। मार्जिन 50%, 20,000, दिस इज 48,000। और ड्राइंग पावर कैन नॉट एक्सीड सैंक्शन लिमिट, तो हमने सैंक्शन लिमिट कितनी थी? 45,000। ओके, समझ में आ गया? क्या 3 गलतियां याद रहेंगी? बिल्कुल, वेरी गुड। फिर सर क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइंग पावर का मीनिंग बताना है, ड्राइंग पावर और सर सैंक्शन लिमिट बतानी है, कंपटीशन डीपी। सर सैंक्शन लिमिट कौन सी होती है? वो लिमिट जो बैंक ने आपको अलाउ की, और डीपी मतलब इतना कर सकते थे, ठीक है। ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है आरटीपी नंबर 23 का, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना प्लीज़। और ये आपका होमवर्क है, आप व्हाट्सएप पे 9354719404 पे सॉल्व करके मुझे भेजोगे और दिखाओगे कि तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं आया। बिना देखे सॉल्व करना है प्लीज़, जितने भी क्वेश्चन दिए बिना देखे सॉल्व कीजिए। आई होप बुक होगी आपके पास, अब ये मत कहना बुक नहीं है मेरे पास, प्लीज़। बुक नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9354719404, अभी के अभी बुक बाय करो
क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे भेजो। अभी सिर्फ हमारा चैप्टर 1, 11 एंड ये 10 हो रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं होगी तो फिर तुम कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सीए का एग्जाम दे रहे हो पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते। तो हमें मार्क्स का भी ध्यान रखना है और प्रैक्टिस का भी ध्यान रखना है। जो हमने सीखा वो हम कर पाएंगे कि नहीं। मेरी 3 गलती एक बार रिवाइज करा दूं। पहली गलती सर नेचुरल कैलेमिटीज में एनपीए वाला, ओके। दूसरी गलती, आपने 90,000 को कंसिडर नहीं किया, आपको लगा 6 मंथ होता है, वहां पे आपने 10,000 लेस नहीं किया, ओके। एक गलती और, आपने स्टॉक कैलकुलेट करते समय क्रेडिटर को लेस नहीं किया। 3 गलती याद हो गई, गुड। मैं बार बार पूछूंगा और तुम्हें बताना होगा कि सर आपने गलती की थी। देखिए सर, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ थोड़ा माइंड मैपिंग के लिए। हमने कैसे कैसे प्लान किया था। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था बैंक ऑपरेशन, उसके बाद हमने पढ़ा ऑडिटिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट अप्रोच, कंडक्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ फ्रॉड। उसके बाद हमने कहा कि सर 3 to 4 5 लेक्चर लेंगे इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ एडवांस क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, कंप्यूटेशन ड्राइंग पावर हमने कर लिया। अब ये 2 आइटम मैं सोच रहा हूँ कल नेक्स्ट लेक्चर में करा के खत्म कर दूँ। और अभी जो हम पिक कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑडिटेड ऑफ एडवांस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी के अभी हाथों हाथ खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा मे बी 100% अपना लगा दूं, पूरी जान लगा दूं और नेक्स्ट से खत्म कर दूं। और इसके बाद मेरा जो टारगेट है वो डिफरेंट एंटिटीज़, जिसमें अलग अलग एंटिटीज, सिनेमा हॉल वगैरह वगैरह का ऑडिट होता है एग्जाम में, बहुत कंफर्म क्वेश्चन उसमें से आते ही आता है 4 to 6 मार्क का। तो मेरा टॉपिक ये है कि मैं नेक्स्ट वो पिक करूँ। आप मुझे गाइड जरूर करना कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला टॉपिक करवाओ, ठीक है। और हाँ, गुरु दक्षिणा तुमने मुझे अभी तक नहीं दिया तो दे देना, कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल देना। वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो कि बोलना सर कि एक हमारा दोस्त हमें मिला है, टीचर, दोस्त, मेंटर, ठीक है, जो पूरी शिद्दत से चाहता है कि हम लोग पढ़े और पास हो जाए। ठीक है सर, आइए टॉपिक पिक करते हैं। दिस इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ऑडिट ऑफ एडवांस, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले इसमें हमारी ऑडिट अप्रोच क्या रहनी चाहिए। ऑडिट अप्रोच, देखो यार बैंक ऑडिट में ऐसा नहीं है कि तरीके बदल जाएंगे, तरीके वही रहने वाले हैं। बैंक ऑडिट में दिक्कत क्या आती है, मीनिंग्स नहीं पता चलती। तो अब तक जो आपने सीखा ना वो मीनिंग समझ लिया आपने कि ये चीज़ें होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है। अब समझने के बाद तुम्हें वही स्टेप्स लगाने होंगे जो तुम हर जगह लगाते हो। अभी तक तुमने क्या किया, चैप्टर 1 में सीखा था, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे अपना माइंड लगाओ कि अब वहाँ ऑडिट आप करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान दोगे। सर एडवांसेस क्या होते हैं, जैसे कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अलग अलग केसेस तुमने मेरे साथ देखे हैं। लास्ट 2 लेक्चर जो इससे पहले वाला था वहाँ आपने यही देखे क्या क्या एडवांसेस होते हैं, ठीक है। अराउंड 10 to 11 की हमने लिस्ट भी बनाई थी, राइट। तो ऑडिटर क्या क्या ध्यान देगा, तो आप लिखोगे ऑडिटर इज प्राइमरली, प्राइमरली का मतलब हिंदी में होता है प्राथमिक, ठीक है। सर स्पेलिंग गलत है अभी भी, ओके। PRIMARILY, ठीक है। कंसर्न्ड विथ obtaining evidences as to, अच्छा एक मजेदार बात बताऊँ क्या तुम्हें, चैप्टर 4 है शायद ऑडिट एविडेंस का, राइट। वहां भी जब तुम पढ़ोगे तो ये डिटेल्स आएंगी और मैं बोलूंगा बैंक ऑडिट में तुम्हें ये चीज पढ़ाई थी, ठीक है। ओके सर कौन कौन से ऑडिट एविडेंस लोगे वो बताओ अब, ओके। लिखिए अमाउंट शोन in balance sheet are outstanding as on balance sheet date। यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट मुझे दिख रहा है कि सर ये अमाउंट एज ए एडवांस वहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इतने लोगों को, रतन टाटा सर को ये दिया, मुकेश अंबानी जी को ये दिया, ये सारा एनपीए है,
जो दिख रहा है क्या हकीकत में वो है, क्या सच में उस दिन जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो सच में एक्चुअली था उस दिन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में एग्जिस्टेंस। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है, आपने दिखाया कि सर आपके पास 10 करोड़ का स्टॉक है, क्या सच में उस दिन 10 करोड़ का स्टॉक था, इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस। ओके, बाकी चैप्टर 2 और 3 और 4 में इसके बारे में डिटेल में सीखोगे आप। अभी हम बैंक ऑडिट पे एज्यूम करके चलते हैं, चैप्टर 2 3 4 तुमने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट जो बन रही है उसमें सब कुछ कराऊंगा मैं, तब आपको वहां से करने के बाद यहाँ पे क्लैरिटी और मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड लिखिए, एडवांसेस रिप्रेजेंट्स अमाउंट ड्यू टू बैंक। मतलब कुछ एडवांसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अमाउंट अब तक पे नहीं हुआ या फिर अभी अभी ड्यू हुआ है, तो बैंक का राइट बनता है कि वो उनसे पैसे कलेक्ट करे। लेट्स सपोज 31 जुलाई को अंबानी सर से 10 लाख रुपीस की ईएमआई लेनी थी और उनका मंथ जो है 7 अप्रैल को अमाउंट आना था, तो आया कि नहीं आया, चेक तो करो, जो बैलेंस शीट पे दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो राइट का एक्सेस चेक करना कि सच में बैंक के पास वो राइट है कि नहीं और उसने अपने राइट का प्रॉपर यूज किया कि नहीं किया। ओके, थर्ड, एडवांसेस आर सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी। मतलब क्या हुआ, ध्यान सुना, कि आपको किसी ने कहा कि सर मेरे पास एक घर है सर, घर के बदले में मेरे को पैसा दे दो सर, बिजनेस में लगाना है सर, बहुत जरूरी है सर। ठीक है, आपने कागज लिए, आपने पैसा दे दिया, बट क्या आपने जाके चेक किया कि सच में उसके पास घर है कि नहीं है? हाउस हाउस लोन दिया आपने, हाउस है भी कि नहीं, क्या पता कोई हाउस था ही नहीं, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कराया वहां पे? तो इसको हम बोलते हैं वैलिडिटी चेक करो उस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, एंड एक्यूरेसी चेक करो कि जो वहां पे लिखा है वो सच है कि नहीं है। ये कौन, बैंकर चेक करेगा? नहीं भैया, ये ऑडिटर के काम है। फोर्थ लिखिए, नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है कंप्लीटनेस। सर व्हाट इज कंप्लीटनेस? कि भाई कोई ऐसा एडवांस तो नहीं है जिसे रिकॉर्डिंग करना रह गया हो। जब आप चैप्टर 1 कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने वहां पे आपको ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन में एक चीज लिखवाई थी, याद करो, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, चैप्टर 1 में लास्ट में जब एग्जांपल लिखवा रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि कोई चीज सही वक्त पर सही अकाउंट में सही अमाउंट से रिकॉर्ड होनी चाहिए। राइट, याद आ रहा है तुम्हें? तो कोई एडवांस ऐसा तो नहीं है जो रिकॉर्ड होना रह गया हो। ठीक, ओके, नेक्स्ट लिखिए, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इन appropriate and applied properly and recoverability recognized in valuation। इसको हम कहते हैं सर वैल्यूएशन जाके चेक करो। basis of valuation in the appropriate and applied properly, valuation and applied properly and recoverability recognized in valuation। मान लो तुमने किसी को कार पे लोन दिया, कार लोन दे दिया, चेक करो
तुमने लोन कितने का दिया सर 50 लाख का, और उसकी कार कितने की थी 5 लाख का, तो 45 लाख का लोन क्यों दे दिया, पहली गलती। दूसरी बात, तुमने 5 लाख का लोन उसे दे दिया, क्या वो कार लेके हम मार्केट में जाएंगे तो क्या 5 लाख हमें मिल जाएंगे, आंसर है नहीं। अगर हम वो कार लेके मार्केट में जा रहे हैं और हमें 5 लाख मिल ही नहीं रहे हैं, ध्यान सुना, तो फिर रिकवरी कैसे होगी, दिस इज कॉल्ड चेकिंग द वैल्यूएशन। मतलब जितनी उसका अमाउंट है, वैल्यूएशन है, रिकवरी अमाउंट है, उससे ज्यादा कभी लोन ग्रांट मत करना, उसके वैल्यूएशन को चेक कर लेना। तो ऑडिटर ये सारी चीज चेक कर रहा है कि बैंक ने ऐसा किया कि नहीं किया। ठीक है। 6, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन is as per recognized accounting policies and statutory requirement, यानी कानूनी रिक्वायरमेंट, हाँ, एज पर द लॉ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया आपकी जो प्रिपरेशन हुई थी, आपकी जो डिस्क्लोजर जो आपका हो रहा है, ठीक है, एंड आपकी जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो सही है कि नहीं है। तो हमने इसे क्या बोला, ध्यान सुनना, डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन इज एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी प्रिपरेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन एज पर द लॉ होना चाहिए। एंड एक पॉइंट और लिख लो, वैसे तो 4-5 पॉइंट भी एग्जाम में लिख दोगे तो चलेगा, बट 7 है, 7 में आपको गाइड कर रहा हूँ। प्रोविजंस मेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स, ठीक है, एसेज एंड गैप्स। वो कह रहा है कि जो भी आप प्रोविजन बनाओगे उस पे बाकी जो लॉ है, आरबीआई नॉर्म्स है, ऐसे है, गैप्स है, उनका ध्यान रखना। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा कि भैया ऑडिटर क्या क्या करेगा। तो एक बार हेडिंग को रिवाइज करते हैं, ऑडिट ऑफ एडवांसेस, हम एडवांसेस के ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट अप्रोच, पहला पॉइंट क्या है सर, ऑडिट का पहला काम जो है वो ऑब्टेन करेगा एविडेंसेस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज टू, पहला है सर अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। फिर एडवांस रिप्रेजेंटेशन अमाउंट ड्यू टू बैंक, जिसमें वो राइट चेक करेगा। एडवांसेस आर सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट, वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी चेक करेगा। नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, मतलब ऐसे कोई एडवांसेस तो नहीं है जो रिकॉर्ड करना रहेगा, कंप्लीटनेस चेक करेगा। वैल्यूएशन चेक करेगा, और चेक करेगा कि वो अमाउंट जो वैल्यूएशन का है वो रिकवरेबल है कि नहीं है, तो वैल्यूएशन चेक करनी है। फिर आपको प्रिपरेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन चेक करनी है। फिर उसके बाद नॉर्म्स चेक करने हैं जो आरबीआई कहता है। ठीक है सर, ओके। फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया सर, फर्स्ट ऑडिट अप्रोच, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। सर ऑडिट एविडेंसेस आपको कलेक्ट करना है, ये तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ये 7 तरीके हैं जहां पे आपको ऑडिट एविडेंसेस, यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है, कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग एविडेंसेस एज टू, इन चीजों के रिगार्डिंग लेना। लेकिन करेंगे कैसे, हाउ टू, करोगे कैसे, पहला पॉइंट लिखिएगा, बाय स्टडी एंड evaluation of internal control relating to advances। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सर आप जब स्टडी करोगे, एवेल्युएट करोगे इंटरनल कंट्रोल को, तो आपको वहां से एडवांसेस, सॉरी, वहां से आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। सेकंड, बाय एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग में आप क्या करोगे, वैलिडिटी चेक करोगे,
वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, राइट। आप चेक करोगे लोन का डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन करना। आप चेक करोगे एग्जिस्टेंस। अब आपको क्या हो रहा है, ये जब जब आप चेक कर रहे हो आपको डॉक्यूमेंट मिलते जा रहे हैं, ठीक है। लॉ कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। इनफोर्स, ENFORC, हाँ, CEIENFORC, इनफोर, हाँ, ABILITY, इन्फोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो अभी ऊपर आपने मेरे से बोला था ना, सिक्योरिटीज है, सही है कि नहीं है, उस पर लॉ सारे ठीक से चेक किए कि नहीं, एग्जिस्टेंस चेक की नहीं, रिकवरेबिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ जब जब आप ये स्टेप लेते जाओ आपको डॉक्यूमेंट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। थर्ड, बाय रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। आप जब अकाउंट के काम को देखोगे कि हाँ वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वहां से भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे। फोर्थ लिखे बाय चेकिंग कंप्लायंस विथ आरबीआई नॉर्म्स। आरबीआई नॉर्म्स, जब आप आरबीआई के नॉर्म्स को चेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे। इसके बाद बाय कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट एपीस। जब आप अपना एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो भी आपको एविडेंसेस मिलते चले जाएंगे, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने के। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि भाई हमने क्या क्या कर लिया और अभी हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। ऑडिट ऑफ एडवांसेस, आइए जिनके पास बुक है यहाँ से मार्क कर लेंगे। और क्वेश्चन है कि नहीं है सर, क्वेश्चन है सर। आरटीपी में 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सर। अक्टूबर 19 में आया है, नवंबर 19 में आया है, मई 22 में आया है 4 मार्क्स का। उसके बाद नवंबर 18 में 5 मार्क्स का, एमटीपी अप्रैल में 19 मार्क्स का, आरटीपी मई 19 मार्क्स का। उसके बाद आरटीपी 19 में क्वेश्चन आया, आरटीपी मई 21 में आया। उसके बाद आरटीपी नवंबर 22 में और नवंबर 23 में आरटीपी। तो आप मुझसे ये कह ही नहीं सकते एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। गलती से भी मत कहना, ओके। सर आइए बुक से पढ़ते हैं। और मैं अगेन कहूँगा आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो बिना पढ़े लिख दूंगा। आपको आता सब होगा लेकिन किस क्वेश्चन में क्या लिखना है ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए बुक बहुत ज़रूरी है। शिद्दत से करो यार, और मैं यही कहूँगा एक ही बार इतनी शिद्दत से करो कि पास हो जाओ। बार बार अटेम्प्ट देने का चक्कर नहीं। एक बार फेल हो गए सर, अब पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा नोट्स बना लेते हैं, दोबारा लेक्चर कर लेते हैं, दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं, समय वापस नहीं आता, याद रखना। इसलिए जो समय है यही सही समय है, और इसी समय में सब कर जाओ ताकि अपने सपनों के लिए कुछ बन जाओ। कैरिंग आउट ऑफ audit of advances, the auditor is primarily concerned with obtaining evidences. So amounts included in the balance sheet, respect of advances which are outstanding on the date of balance sheet. Advances represent amount due to the bank. Amount due to the bank are appropriately supported by the loan document. There are unrecorded advances stated below. Valuation of advances is appropriate and properly applied. Recoverability of advances. Advances are disclosed and classified and described in accordance with the recognized accounting policies. Appropriate provisions toward advances as per the RBI norms, ठीक है। सर एविडेंसेस कैसे मिलेंगे, वो गाना नहीं है हमें पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्ड अमाउंट्स, लोन डॉक्यूमेंट को चेक करो, ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट को समझो, एग्जिस्टेंस समझो, सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन की, कंप्लायंस आरबीआई नॉर्म्स की समझो, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल
प्रोसीजर करो, तुम्हें 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 क्या होगा, ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है सर इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड, ऑडिटर शुड एग्जामिन efficiency of various internal control over advances to determine, यहाँ पे एग्जामिन ये वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये efficiency वर्ड है, और various internal control nature by timing and extent of substantive procedure in general internal control are over advances should include inter alia the following, कुन बातों का ध्यान रखना है। advances should be made only after evaluating creditworthiness of borrower, ठीक है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो क्या कह रहा है भाई, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है तो तुम कुछ बातें चेक करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं। पहली चीज, जब भी हम एडवांसेस दे रहे हैं चेक करो कि उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं। अभी एक मूवी आई थी कुबेरा, राइट, उसमें एक भिखारी, 4 भिखारी उन्होंने पकड़े, 4 भिखारी के अकाउंट में 10-10 हजार करोड़, 10,000 करोड़ पर भिखारी उन्होंने ट्रांसफर किए। चेक तो कर लो क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं है। सर उन्होंने फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाया था, वो अलग बात है, चेक करो, ठीक है। अगर वो क्रेडिट वर्थीनेस चेक करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल ठीक है, अगर वो क्रेडिट वर्थीनेस चेक नहीं करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। Only after evaluating creditworthiness of the borrower, all loan documents like promissory note, letter of hypothecation, etc. should be executed by the parties before advances are made. वो कह रहा है भाई डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, चेक करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है क्या नहीं है। पहला क्या है, क्रेडिट वर्थीनेस चेक करो। दूसरा क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उसको चेक करो कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। Compliance with the terms and sanction and end of the funds should be ensured. क्या कह रहे हैं, कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो सारी आपको पूरी करनी है। ये क्या हो रहा है, ऑडिटर ये चेक कर रहा है कि बैंक ने ये सारी चीजें की है कि नहीं किया। अगर ये सारी चीजें की है तो इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, और ये सारी चीजें अगर बैंक ने नहीं की है तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। नाउ सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी। अब मान लो 2% मार्जिन रखा है बस, सर इतना मत रखो, इतना रखो कि अगर फ्लक्चुएशन आए तो आपको नुकसान ना हो। अगर मार्जिन अच्छा नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल खराब है, मार्जिन अच्छा है कंट्रोल भी अच्छा है। इफ सिक्योरिटीज आर इन द नेचर ऑफ द शेयर्ड डिवेंचर ईटीसी, ओनरशिप ऑफ द सेम शुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक, कि भाई तुम बैंक के नाम पे सारी चीजें ट्रांसफर करो। And effective control of such security is retained as part of the document. Securities requiring registration should be registered in the name of the bank. अगर सिक्योरिटी पे बैंक का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तो बैंक का नाम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इंटरनल कंट्रोल खराब है, अगर हो रखा है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। In case of physical position of goods or security, goods should be tested, checked at the time of receipt. मान लो गोल्ड है सर, तुमने गोल्ड ले लिया, सच में वो गोल्ड था ही नहीं, वो ओनली गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ था उस पर, वो फेक गोल्ड था, चेक क्यों नहीं किया, इंटरनल कंट्रोल खराब है। चेक किया, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। Now drawing power registered should be updated every month to record value of the security hypothetical. तो भैया ड्राइंग पावर को हर महीने चेक करना चाहिए, जैसे हमने चेक किया था जैन, फेब और मार्च में। अकाउंट शुड बी kept with both drawing power and sanction limit. Operation of each advance should be reviewed at least once a year. ठीक है, ये हमें हर साल एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, कलेक्शन कैसे कैसे होती है। अगला क्वेश्चन सर किसके ऊपर है, एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन किस पे, ऑडिटर कंसिडरेशन वाइल ऑब्टेनिंग एविडेंसेस, किन किन बातों का ध्यान रखेगा। बस ये 3 चीज़ों पे 3 क्वेश्चन है, 3 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। और 1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड चाहिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। लो जी, मैं इसे नोट में भी ऐड कर लेता हूँ।
ओके, तो ये बुक से मैंने ले लिया, 3 क्वेश्चन थे, 3 हमारा हो गया। सर ये हमें दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम बुक से पढ़ लेना, ये मुझे दिखना चाहिए रिवीजन करने के लिए। तो ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या रह गया, ऑडिट ऑफ इनकम और ऑडिट ऑफ एक्सपेंस। और एक चीज़ और याद दिला दूँ, ऑडिट ऑफ इनकम भी हमने मोर देन 50% पढ़ रखा है। ये देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें इनकम रिकॉग्निशन सिखाया था, तो इसी इनकम रिकॉग्निशन को जब तुम ऑडिट के एंगल से करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑडिट ऑफ इनकम। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे बैंक ऑडिट के एक्सपेंस का ऑडिट कैसे करते हैं। ठीक है, बोलो थैंक यू, जय माता दी। अरे सर जय माता दी मत करो, मेरे को बताओ क्या बताना है, आओ। इनकम रिकॉग्निशन, चलिए सर, चलिए कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर पे ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगेन, अरे यार टीचर हो के क्या इतनी बार गुरु दक्षिणा मांगनी चाहिए, तुम कैसे स्टूडेंट हो यार, ना मिठाई खिलाते हो। चलो फीस की तो बात ही नहीं करते, ये भाईचारा दुआ वाला काम है। एक थैंक यू नहीं बोलते यार, लाइक भी नहीं करते। मैं रो रो के देख रहे हो बूढ़ा हो रहा हूँ मेरा ग्लो खत्म हो रहा है। ठीक है, एक थैंक यू बोल देना, अच्छा लगता है मुझे। चलिए सर, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों हम कर रहे हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर बैंक ऑडिट। इसमें हम 2 चीज़ों का ऑडिट हमने पढ़ा था बैंक में, एक है ड्राइंग पावर का और दूसरा पढ़ा था हमने एडवांसेस के लिए ऑडिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर। कंपटीशन ऑफ ड्राइंग पावर क्या होता है, ठीक है, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर रिवाइज आए। ये कहता है कि वीएम लिमिटेड को ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए थी एचडीएफसी से। एचडीएफसी ने कहा ठीक है हम 50 लाख तक आपको दे देंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशंस है सर। पहली, प्राइमरी सिक्योरिटी दीजिए, इन्वेंट्री पे हाइपोथिकेशन। सेकंड, कोलेट्रल दीजिए, लेट्स सपोज लैंड एंड बिल्डिंग पे। उसके बाद हमने कहा सर हमें मंथली स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए, तो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट 3 मंथ से ज़्यादा लेस देन नहीं होनी चाहिए। सर ड्राइंग पावर 80% ऑफ नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स में होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में मैंने दिखाया था आपको डेप्टर को लेस करना होता है। डेप्टर को लेस करना होता है, क्या बोल रहे हो सर, क्रेडिटर को लेस करना होता है देखो, आपका स्टॉक प्लस डेप्टर माइनस क्रेडिटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पेड स्टॉक प्लस डेप्टर इनटू में 80%। स्टॉक 3 मंथ्स अगर ओल्ड है तो नॉट कंसीडर करेंगे, डेप्टर अगर 6 मंथ ओल्ड है तो नॉट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, मेरी 3 गलतियाँ याद है, अभी इस ऑडियो के रिवीजन में हम रिकॉल में रखेंगे उसको। तो मे 22 में क्वेश्चन आया था, इन्वेंट्री 3 मंथ्स की आपने ले ली 40 लाख, क्रेडिटर्स माइनस 10 लाख, डेप्टर्स 20 लाख। मान लीजिए मार्जिन 20% है तो 80% ड्राइंग पावर इज 40 लाख, दैट्स इट। सर ड्राइंग पावर का मतलब क्या होता है, लिमिट अप टू अ फर्म और अ कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट। सर सैंक्शन क्या है, जो बैंक ने आपको अलाउ किया वो सैंक्शन है, उसमें से आप जो ले रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज 10 लाख की एसेट थी, 80% डीपी है, यानी आप उसमें से 80% यानी 8 लाख तक ले सकते हैं 10 लाख में से। इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन एज ऑन द पर्टिकुलर डेट। तो हमने क्वेश्चंस किए थे 3 से 4, आपका मार्जिन लेस होगा, जो बच जाएगा वो डीपी होता है। बैंक की ड्यूटी क्या है सर, बैंक की ड्यूटी क्या है, इंश्योर दैट ड्राइंग इज इन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑल कवर्ड बाय द एडिक्वेसी ऑफ द करंट एसेट्स। मान लीजिए आपने 5 लाख की कार के लिए 50 लाख रुपीज अलाउ कर दिए, गलत है कि नहीं। उस तरीके से स्टॉक्स 10 लाख का है तो हमने 20 लाख का डीपी अलाउ कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो भी तुम डीपी अलाउ कर रहे हो वो असेट से कवर्ड होना चाहिए। DP is to be calculated on the basis of the current stock statement. However, in case of the some borrowers, bank may relied on older stock statements, which should not be older than 3 months. कि भैया हम मंथली स्टेटमेंट मांगते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, मंथली पॉसिबल ना हो, डेली पॉसिबल ना हो, तो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी स्टेटमेंट हमें मत देना। ये चीज़ बैंक की ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। हाँ, लेकिन ऑडिटर ये चेक जरूर करेगा कि आपने ये किया था कि नहीं किया था। नाउ अगर 3 मंथ से ज़्यादा है पुरानी और बैंक ने उसे एक्सेप्ट किया है तो हम इसे इरेगुलर मानेंगे। सर ऑडिटर का कंसर्न क्या है, ऑडिटर का कंसर्न है सर एग्जामिन करो स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न्स, अदर स्टेटमेंट्स और ऑडिटर एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स को आपको चेक करना होगा। सर अगर आप, ऑडिटर भैया के लिए कहा जा रहा है, अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट्स चेक कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो आप कंपेयर करोगे कि डेविएशन क्यों आया है। अगर डेविएशन आया है तो आप इसकी इंक्वायरी भी करोगे। सर डीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो डीपी इज कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक एंड एग्रीड अपॉन बाय द ऑडिटर्स। जो भी वहाँ का ऑडिटर को उससे एग्री करा के करेंगे। जब भी आप डीपी कैलकुलेट करोगे तो इन्वेंट्री क्या था, डेप्टर क्या था, मार्जिन क्या है, क्रेडिटर क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करते हो। ठीक है सर,
इसके बाद स्टॉक ऑडिट के ऊपर एक छोटा सा नोट आता है 5 करोड़ वाला, जिसपे एमसीक्यू कभी पूछा जा सकता है कि स्टॉक ऑडिट हमेशा करवाना पड़ेगा अगर फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। अगर फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो ऑडिट, स्टॉक ऑडिट कराना कंपलसरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑडिटर अगर चाहे तो वो बोल सकता है कि सर मेरे को ऐसा लगता है अपने स्टॉक को ऑडिट करवा लो, तो स्टॉक ऑडिट आपको करवाना पड़ सकता है, ठीक है। इसने कहा, फिर आपने एक केस पढ़ा था रतन टाटा सर का, तो उसने कहा कि अगर बाकी बैंक कहेंगे, लेट सपोज हमारा बैंक होता, हाँ एसबीआई बैंक ने 50 करोड़ की अरेंजमेंट कैसे की, 30 करोड़ खुद का था, 10 करोड़ एचडीएफसी से, 10 करोड़ कैनरा बैंक से। तो एचडीएफसी और कैनरा बैंक अगर कहेंगे लीडिंग बैंक से, तो रतन टाटा सर का ऑडिट, स्टॉक ऑडिट करवाना पड़ सकता है अगर वो उनसे फंड लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट है रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टॉक ऑडिटर। अगर एक बंदा स्टॉक ऑडिट कर रहा है तो हम चाहेंगे कि वो सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कर दे और कैलकुलेशन भी डीपी करके हमें बताए, रिपोर्ट में ये बातें लिखी होनी चाहिए। सर ये टॉपिक डीपी का खत्म। अब आता है सर ऑडिट ऑफ एडवांसेस, ये भी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हो वो लेस इंपोर्टेंट है, 3 स्टार है, 5 स्टार आप ऑलरेडी अब तक पढ़ चुके हो, अब 3 स्टार वाले टॉपिक सब पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हमारा बैंक ऑडिट का चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। तो सारे ऑडियो को अच्छे से सुनना, एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले अच्छे से रिवाइज करना, और तुम्हें लग रहा है मैं पहले शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो गुरु दक्षिणा के तौर पे व्हाट्सअप पे एक थैंक यू भेज देना 93571940 पे, ओके। ऑडिट अप्रोच, तो सर पहला ऑडिट अप्रोच में आपको यही कहा जा रहा है कि ऑडिटर भैया ध्यान रखो कि ऑडिट एविडेंस तुम्हें ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे सर अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट दोनों सेम है कि नहीं है, ओके। एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, अमाउंट रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, बैंक के पास कितने अमाउंट ड्यू हो रहे हैं, मतलब जिसे उसे लोगों से कलेक्ट करना है, उसके पास राइट क्या है, ठीक है। एडवांसेस आर सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी आपने बैंक लोन, हाउस लोन दिया है वो कागज चेक कर रहे हो, वैलिडिटी चेक कर रहे हो, एक्यूरेसी है कि नहीं है। उसके बाद कोई भी ऐसी एडवांसेस तो नहीं है जो अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुए, अनरिकॉर्डेड। फिफ्थ जो है वो वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं कि आपने जो लोन, जो एडवांसेस ग्रांट किया वो कितने अमाउंट का किया और उससे रिकवरी कितने तक की हो सकती है। उसके बाद प्रिपरेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर इन्होंने बात की। लास्ट प्रोविजन मेड एज पर द आरबीआई। सर एक क्वेश्चन और बनता है कि ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कैसे करेंगे, तो इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करो, इवेलुएट करो, रिकॉर्ड अमाउंट को वैलिडेट करो, लोन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करो, एग्जिस्टेंस चेक करो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की, और आपको ऑपरेशन ऑफ अकाउंट को रिव्यू करना है, आरबीआई नॉर्म्स को कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे चेक करना है, और एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी आप करोगे वो आपको वहां से पता चलेंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बनता है सर इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो ये चीजें अगर हो रही है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, और ये चीजें नहीं हो रही है तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। सर आप एडवांसेस बैंक मतलब ऑडिटर बैंक से को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि एडवांसेस जो भी अलाउ हो रहे हैं वो क्रेडिट वर्थीनेस चेक करके हो रहे हैं या अपने आप जो भी आया दे दो पैसे, दे दो पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसे एग्जीक्यूट करो पार्टी से कि वो सही है कि नहीं है। अगर होते हैं तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं होते तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। सर टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड यूज फॉर द फंड शुड बी इंश्योर्ड, जो भी टर्म्स है सैंक्शन की वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं हो रही तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। उसके बाद मार्जिन जो है उसको ध्यान में रखा जाता है कि नहीं। अगर मार्जिन को ध्यान में रखा जाता है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं रखा जाता तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। इसके बाद शेयर डिवेंचर्स जो है, ऑनरशिप शेम शुड बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक, अगर हो रहा है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं हो रहा तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक, ठीक है, अगर हो रहा है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं हो रहा तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। फिजिकल पोजीशन गुड्स एज सिक्योरिटी, जैसे गोल्ड वगैरह का है तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर लो वो ओरिजिनल है भी कि नहीं है। अगर हुआ है तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं हुआ तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। सर पावर रजिस्टर्ड है कि नहीं है ड्राइंग पावर की, तो अगर हुआ है तो बोलो 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 इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं हुआ तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। उसके बाद ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट सही है, अगर सही है आप चेक करके देते हैं तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं है तो खराब है। एंड द लास्ट ईच एडवांस अकाउंट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस अ ईयर, अगर वंस अ ईयर होता है रिव्यूड तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, नहीं होता है तो खराब है। इसी के साथ ये ऑडियो हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। विश ऑल द बेस्ट। बस यही कहूँगा सर, इस बार मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपने सच में ईमानदारी से हर एक सेकंड को यूज किया है, इस बार ईमानदारी से आप पास होना चाहते हैं तो हर एक सेकंड को भगवान का नाम लेते हुए
ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हुए यूज़ कीजिए और पास हो जाइए। देखो एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़ता हर कोई है लेकिन पास हर कोई नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो इस बार आप सच में 100% पास होने वाले हैं। जाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। शिद्दत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इस बार पास हो जाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। माय डियर फ्रेंड, ऑडियो भी आपका रिकॉर्ड हो गया, चैप्टर भी यहाँ तक फिनिश हो गया। कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो मोस्टली 2 लेक्चर्स और चाहिए या 1 लेक्चर, उसमें टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, शिद्दत से पढ़िएगा और इस बार एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द नेक्स्ट CFR। कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।